तो ये तमाम क्वेश्चन आंसर जो हैं 5 ये हमें अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाने के बाद इस सबक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये काम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिनका भी ये काम नहीं हुआ वो एक मरतबा अपना काम दोबारा से देख लें। हमारी मंथ ऑफ जनवरी में हमने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं। एक है हमारा पुराना कोट, जो कि एक कोट की दास्तान है, एक जो हमारे एक शायर ने, मारूफ शायर ने लिखी है, वो मैंने आपको बताया है। और दूसरा हमारा जो सबक है अदब की अहमियत, वो हमने करा है, उसको अच्छा सा रीड करा है। रीड करने के बाद फिर हमने उसके मुश्किल अल्फाज किए हैं बच्चों। मुश्किल अल्फाज करने के बाद हमने ये 5 क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में किए हैं। ये आप देख लीजिएगा। अगर किसी का भी कोई काम रहता है तो फिर वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने इस काम का किया था दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बुक में, सफ़ा नंबर 80 के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी गई है जिसमें से हमें दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। उर्दू ज़बान में अदब मुस्तमिल है। मुस्तमिल का मैंने आपको मतलब बताया था, इस्तेमाल होने को कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका दुरुस्त जवाब देना है कि ये किस में है, 2 मायनों में, 3 मायनों में, 4 मायनों में या फिर 5 मायनों में। तो उसका जो दुरुस्त जवाब था वो था 2 मायनों में। अब जब चैप्टर रीड करेंगे तो उस वक्त भी आपको समझ आ जाएगा कि ये 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद था बच्चों हमारा अदब फरहाम करता है। फ़रहाम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देना। तो अफसरदगी, आसूदगी, शर्मिंदगी या फिर खुशनुदी। तो इसका जो जवाब है वो है आसूदगी। इसका जवाब आप आसूदगी के ऊपर टिक करेंगे। अदब क्योंकि माशरे का बेहतरीन अक्कासी होता है, जहन को आसूदगी देता है, तो यहाँ पर हम आसूदगी पर टिक करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा है अदब मुआशरे का होता है। क्या होता है? दुश्मन, शिकारी, मुखालिफ या कास। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका दुरुस्त जवाब है वो होगा अक्कास। अक्कास का मतलब होता है दिखाना, किसी भी चीज़ पर रोशनी डालने को हम कहते हैं अक्कास। तो अदब मुआशरे का अक्कास होता है। तो हम यहाँ पर किस पे टिक करेंगे? अक्कास पे टिक करेंगे। उसके बाद है बच्चों अदब तख्लीक करने के लिए ज़रूरी है ज़बान की शनासाई। शनासाई का मतलब होता है जान पहचान, नॉर्मल सी जो होती है फॉर्मल, उसी को कहते हैं शनासाई। महारत का मतलब होता है बेहतरीन, जिस किसी भी चीज़ पर आपको उबूर हासिल हो उसे कहते हैं महारत। उसके बाद था मजबूती का मतलब ताकतवर और पहचान। तो यहाँ पर हमारा जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो होगा महारत। किसी भी चीज़ की महारत के लिए, अदब तख्लीक करने के लिए महारत की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर महारत पे टिक किया था हमने। उसके बाद हम मुआशरे में अदीब हैसियत रखता है किसकी? अफसर की, क्लर्क की, जर्रा की या मज़दूर की। तो इसका जो हमारा जो जवाब था वो एक जर्राह की हैसियत रखता है। जिस तरीके से एक हड्डी जोड़ने वाला जो होता है, जिसे हम जर्रा भी कहते हैं, जो हड्डी जोड़ता है, तो इसी तरह माशरे में हमारे सोसाइटी में जो अदब की जो अहमियत है, जो अदीब है, जो लिखने वाला होता है, वो एक जर्रा की हैसियत रखता है। तो हम यहाँ पर नंबर 3 पे जो जर्रा है इस पे हमने टिक किया था। उसके बाद हमने किया था खाली जगह। खाली जगह में देखिए अदब ज़िंदगी के हर शोबे पर क्या रखता है, यहाँ पर हमने लिखा था बहस करता है। तो आपने बहस करता है लिखना है। दूसरा था हर तहरीर डैश तहरीर नहीं होती। तो यहाँ पर हमने लिखा था हर तहरीर अदबी तहरीर नहीं होती। उसके बाद था हमारी खाली जगह थी अदब 2 सूरतों में डैश होता है। मतलब अदब 2 सूरतों में तख्लीक होता है। तख्लीक का मतलब होता है बनना, जैसे कि खालिक का मतलब होता है बनाने वाला और तख्लीक का मतलब होता है बनना। तो अदब 2 सूरतों में तख्लीक होता है। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी में अदब की यहाँ पर हमने बीच में लिखा था अहमियत। उसके बाद हमारा जो लास्ट था वो है अदब के पहले मायनों का ताल्लुक़ हर डैश से होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा था फ़र्ज से होता है। तो ये हमारा काम था। जो खाली जगह थी हमने सिर्फ ये की थी। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तमाम खाली जगह हैं जो मैंने आपको करवाई हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, ये आपकी रिवीजन की वीडियो है। मैंने आपको यहाँ पर ग्रामर बताया, किस तरह साबिके और लाके अल्फाज आप लगाकर, लफ्ज़ लगाकर किस तरीके से आप साबिके और लाके बनाते हैं। और बाकी का जो काम है रिवीजन है, आपका पुराना काम है।
जो आपने मंथ ऑफ जनवरी का अपनी कॉपी में टैली करना है कि कोई काम आपका रह ना गया हो। तमाम टाइटल पेजेस जो भी हैं वो बहुत अच्छे प्रॉपर बना के स्कूल लेकर आइएगा। इंडेक्स में भी उन सारी चीज़ों को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उनवानी सफ़ात पे भी ध्यान दीजिएगा, आपने पेंसिल से ना बनाया हो, अच्छे से पेन आउट किया हो उनवानी सफ़ात को, और तमाम काम आपका बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मुश्किल होती है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हश्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा मंथ ऑफ जनवरी का जो काम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपकी मालूमात के लिए एक अच्छी सी ग्रामर की वीडियो बनाऊं जिसमें आपको साबिके और लाहके के बारे में थोड़ा सा डीपली इंट्रोडक्शन दूं, और उसके बाद फिर हम अपने जो रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो लफ्ज़ है, जो ग्रामर का काम है हमारा, वो है साबिके और लाहके। वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी बामायने लफ्ज़ से पहले आकर उसके मायने में इजाफ़ा करते हैं या बामायने लफ्ज़ के साथ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, साबिके कहलाते हैं। अब मैं आपको साबिके के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। साबिके जो है बच्चों, साबका की जमा है। अब यहाँ हम मिसाल से समझते हैं। हमारे पास कुछ मिसालें हैं। हमारे पास जो लफ्ज़ है सूरत। अब सूरत का देखिए, हमारे पास लफ्ज़ है बच्चों सूरत, जिसका मतलब होता है शक्ल। साबका हमारे पास है बद, और नया लफ्ज़ हमारे पास क्या बन रहा है, बदसूरत। ठीक है। अगला वक्त अब हमारा जो लफ्ज़ है वो है, लफ्ज़ है हमारे पास नसीब। नसीब साबका हमारे पास खुश, और नया लफ्ज़ जो हमारा बन रहा है वो है खुश नसीब। अब हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, कुछ लफ्ज़ हैं, इनसे हम साबिके बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास लफ्ज़ है बच्चों अहल। अहल का हम बनाएंगे अहले नज़र, अहले ईमान, अहले महल्ला। दूसरा हमारा लफ्ज़ है बा। बा के हम नए अल्फाज बनाएंगे बा खबर, बा अदब, बा इखलाक। तीसरा हमारा लफ्ज़ है गैर। गैर हाजिर, गैर आबाद और गैर ज़रूरी। अब आ जाते हैं बच्चों हम लाहके की तरफ। हमने साबिके में लफ्ज़ से पहले लफ्ज़ लगाया था, कोई भी हुर्फ से पहले हुर्फ लगाया था, और जो लाहका होता है वो हुर्फ के आखिर में लगता है। ये वो हुर्फ होते हैं या अल्फाज होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं और इसके मायने में इजाफ़ा कर दिया जाता है, लाहका कहलाता है। अब आइए बच्चों हम इनको कुछ मिसालों से समझते हैं। अब मिसाल देखिए, लाहके की मिसाल लफ्ज़ है हमारे पास तलब। अब तलब का क्या मतलब होता है बच्चों, ख्वाहिश। यहाँ पर हम लाहका लगा रहे हैं गार, तो इससे हमारा नया लफ्ज़ क्या बन रहा है, तलबगार। तलबगार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख्वाहिशमंद। तो ये लफ्ज़ हमने क्या किया है, हमने लफ्ज़ के आगे लगाया है, जिससे हमारे मायने जो हमारा लफ्ज़ था तलब, तो हमारा जो नया लफ्ज़ बन गया वो है तलबगार। आइए हम एक और मिसाल से देखते हैं। हमारे पास लफ्ज़ है अफसोस। अफसोस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गम या दुखी होना। अब यहाँ पर लाहका हम लगा रहे हैं बच्चों नाक, तो नया लफ्ज़ हमारे पास क्या बना, अफसोस नाक। किसी भी चीज़ का गमज़दा या कोई ऐसा वाक़या होता है उसे कहते हैं हम अफसोस नाक। समझ आ गया आपको लाहके का, लाहके और साबिके क्या होते हैं। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था बिजली की दरियाफ्त, उसके अंदर लाहके थे जो आपने अपनी कॉपी में बनाए थे, तो उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये वर्क आपको अपनी कॉपी में नहीं करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आप आसानी से कभी आपको करना हो तो आप आराम से, आपको फ़र्क पता हो कि साबिके जो होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं और जो लाहके होते हैं वो लफ्ज़ के बाद में लगाकर उनके हुरूफ चेंज कर दिए, उनका जो मायने होते हैं
एक नया लफ्ज़ बन जाता है, उन्हें कहते हैं हम लाहके। यहाँ पर हम कुछ लफ्ज़ मायने मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लफ्ज़ आप देख लें। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, ये आपको जो काम मैं करवा रही हूँ इसे अपनी कॉपी में नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। थोड़ी सी ग्रामर पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ, ये काम आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ अल्फाज दिए गए हैं आपको। दार, दार का मतलब, अब हम नया जो लाहके लगाएंगे वो हम लगाएंगे किरायादार, मालदार और पहरादार। ये हमने लफ्ज़ के बाद लगाने के बाद इनके मायने जो हैं, हमारे जो नया हर्फ हमारा बन गया है दार। अब इसी तरीके से हमारे पास है लफ्ज़, जो नया जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है बंद। अब बंद के अंदर हम आगे लगाएंगे जिनसे हमारे मायने बदल जाएं। अगला जो लफ्ज़ हमारा वो है पसंद। बंद, पा बंद लफ्ज़ हमने बनाया, किला बंद और ग्लू बंद। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ है जो हमने इसको लाहके लगाए हैं वो है पसंद। पसंद का हमने बनाया, पसंद के आगे जो हमने नया लफ्ज़ लगाया खुद, खुद पसंद, तरक्की पसंद। और उसके बाद जो हमारा लफ्ज़ है साज। अब साज से पहले जो हम लगा रहे हैं, जो नया लफ्ज़ बन रहा है हमारा वो है जिल्द साज, रंग साज, बहाना साज, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा लाहकों का। ये हमारे लाहके हैं और जो मैंने आपको पहले करवाए थे वो जो नए लफ्ज़ बनाए थे वो थे साबिके। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपनी जो हमारा पुराना काम है हम उसकी तरफ, कि हमने अपना मंथ ऑफ जनवरी में कौन कौन से काम किए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना जो साबिके और लाहके अच्छे से समझ आ गए होंगे। वो काम आपको कॉपी में नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था, सिर्फ समझाया था बेटा आपको कोई काम, वो जो काम है वो अपनी कॉपी में नहीं करना, सिर्फ आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अब हमारा जो काम है वो है मंथ ऑफ जनवरी में हमने क्या किया था। हमारा जो एक नज़म थी, एक मज़ाहिया नज़म थी जिसका नाम था पुराना कोट। हमने इस नज़म को बहुत अच्छा सा पढ़ा था, इसका टाइटल पेज बनाया था और हमने इसका काम किया था। इसके हमने मुश्किल अल्फाज किए थे। तो आए एक दफ़ा हम फिर अपनी उस नज़म की तरफ चलते हैं। हमारी नज़म थी बच्चों मंथ ऑफ जनवरी में सैयद मोहम्मद जाफ़री की लिखी हुई एक मज़ाहिया नज़म, जिसमें उन्होंने एक पुराने कोट को डिस्क्राइब किया था। उस पुराने कोट की उन्होंने तारीफ़ की थी कि किस तरीके से वो पुराना कोट पुराने होने के बावजूद भी हमारे लिए कितना कारमंद है, कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने अपनी इस नज़म की अच्छी सी बुलंद ख़्वानी की थी। हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर सालाए आम का मतलब है आम दावत, जो हर एक ख़ास और आम के लिए हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड लाइन में है सालाए आम, याराने नुक्तेदान। इसी लाइन में दूसरी लफ्ज़ जो है वो ये है याराने नुक्तादान। तो याराने नुक्तादान का मतलब भी मैंने आपको बताया था। यारान से जैसे कि आपको लफ्ज़ समझ आ रहा होगा, दोस्त जो होते हैं, यार जो होते हैं, दोस्त यार को कहते हैं यारान, और नुक्तादान कहते हैं किसी भी चीज़ की बारीकी देखने वाले को, ठीक है। आज़मूदा कार, आज़मूदा कार का मतलब मैंने आपको बताया था। आज़मूदा कार का मतलब होता है तजर्बा कार। पुराने जो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ से अपने वक्त के साथ साथ उन्हें उन चीज़ों का तजर्बात मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं आज़मूदा कार। उसके बाद देखिए किसी मरे हुए गोरे की यादगार है। ये गोरे से मुराद यहाँ पर अंग्रेज़ हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं जो यूरोपियन ममालिक में रहते हैं, उन्हें कह रहे हैं ये, क्योंकि ये लुंडे का कोट है, पुराना कोट है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर कह रहे हैं गोरे, ठीक है। उसके बाद है अजीब जामा। जो लफ्ज़ है जामे का मतलब आपको मैंने बताया था, लिबास को कहते हैं, लिबास को कहते हैं जामा। पहन चुका है इसे खुद वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा एक वो था, एक बहुत हिस्ट्री में इसकी वो है, एक इंसान था। उसके बाद है देख कहानियों पर इसकी खस्ता सामानी। खस्ता सामानी का मतलब मैंने आपको बताया फटा पुराना जो होता है, बहुत जिसका हाल
खस्ता बहुत बुरा हाल हुआ हुआ होता है, उसे कहते हैं हम खस्ता सामानी। उसके बाद पहन चुके हैं तुर्क और ईरानी, उसका यही मतलब है कि ये पुराना है, लुंडे से लिया गया है, तो हमें नहीं पता ये किसने पहना है, इसलिए यहाँ पर अपनी कयास आराई करते हुए शायर बता रहे हैं कि इसे कोई तुर्क भी पहन चुका है, हो सकता है इसे कोई ईरानी भी पहन चुका है। जगह जगह ये फिरा मिस्र मार्को पोलो। अब यहाँ पर ये कि ये जगह जगह कई लोगों ने पहना है, घूम रहा है। ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जो जे बोलो मतलब जैसे कि हम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इस कोट की तारीफ़ करते हुए ये कह रहे हैं कि इसकी जे बोलो। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है। कलील कीमत का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ी जो होता है उसको कहते हैं हम कलील। उसके बाद है मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। आफ़ताब यहाँ पे सूरज से मुराद है। जैसे कि हम धूप में, हवा में, मिट्टी में चीज़ों का कलर ख़राब हो जाता है, उनकी रंगत उड़ जाती है, तो यहाँ पर इनकी मुराद उसके पुरानेपन से, उसके फटे पुराने और उसके बेरंगे होने की वजह से है। ये कह रहे हैं कि जो सूरज है उसकी रोशनी से, धूप से उसकी जो रंगत है, वो कलर जो है वो ख़राब हो गया है। जगह जगह जो धब्बे हैं और चिकनाई पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। हमने ये नज़म पहले भी पढ़ी थी, मैं आपको सिर्फ इसका रिवीजन बता रही हूँ, इसके वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ आपको, मुश्किल अल्फाज बता रही हूँ आपको ये काम करना नहीं है, लेकिन अगर आपने ये काम किसी वजह से अपनी कॉपी में नहीं किया बेटा, तो ये आप काम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसका मैंने आपको रीडिंग करने के बाद बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाया था हमारा मंथ ऑफ जनवरी का, और उसके बाद फिर उसका अनवानी सफ़ा बनाने के बाद हमने इसको एक सफ़ा जो है बहुत अच्छी सी खुशखदी करवाई थी। मैंने आपसे कहा था कि इसकी आप बहुत अच्छी सी खुशखदी करेंगे, राइटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर हमने क्या करवाया था, हमने इसके मुश्किल अल्फाज करवाए थे। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी की कॉपी में नहीं हुए तो बेटा आप लोग यहाँ से देख के अपने मुश्किल अल्फाज कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ है सलाए आम। सलाए आम का मतलब है आम दावत। यारान, यार की जमा, दोस्त, नुक्ता दान, काबिल लोग, बारीकियाँ जानने वाले। उसके बाद लफ्ज़ आज़मूदा कार। आज़मूदा कार का मतलब तजर्बाकार। गोरा, गोरा का मतलब मुराद अंग्रेज़ लोग। जामा, जामा का मतलब लिबास। फिर लफ्ज़ खस्ता सामानी। खस्ता सामानी का मतलब फटा पुराना, जो बोसीदा जो होता है उससे मुराद है। कलील, कलील से मुराद है बच्चों महदूद, मुख्तसर। उसके बाद लफ्ज़ कदरदान। कदरदान से मतलब अहमियत जानने वाले। उसके बाद लफ्ज़ बच्चों इबरत। इबरत का मतलब नसीहत, वज़े, तरीके। आफ़ताब, आफ़ताब से मुराद सूरज। गो से मतलब हालांकि। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज हमने करवाए थे। मुश्किल अल्फाज करने के बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। शायर ने कोट के लिए कैसे नोट की मिसाल दी है। शायर ने कोट के लिए फटा पुराना खस्ता हाल नोट जो चलता नहीं है उसकी मिसाल दी है। दूसरा हमारा सवाल था बच्चों, ये कोट कौन कौन पहन चुका है। इसका जवाब हमने लिखा था इस कोट को वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई पहन चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हमें नहीं पता कि उन जो शायर हैं उन्हें नहीं पता कि किस किस ने पहना है, तो वो अपनी तरफ से कयास आराइयाँ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी अंग्रेज़ ने भी पहना हो सकता है कोई तुर्क पहन गया हो, किसी ईरानी ने पहना हो। तो यहाँ पर हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि इस कोट को वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई पहन चुके हैं। उसके बाद सवाल किया था हमने बच्चों, इस कोट की रंगत क्यों उड़ गई है। धूप में पड़े पड़े रहने से उसकी रंगत उड़ गई है। हमने ये एक लाइन का सिर्फ जवाब लिखा था। उसके बाद था सवाल बच्चों, हलवाई के पहनने से कोट कैसा हो गया है। हमने नज़म पढ़ी थी, नज़म में हमने देखा था कि हलवाई के पहनने से जगह जगह उस कोट के ऊपर चिकनाई के धब्बे लग चुके हैं और वो कोट बहुत बुरा हो गया है। तो बस सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे, हलवाई के पहनने से कोट चिकनाई के धब्बों वाला हो गया है। उसके बाद है बच्चों, ये कोट इबरत का निशान क्यों बन गया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, इस कोट पर सदियों की तारीख इसकी हालत ज़ार कह रही है, जिसकी वजह से ये इबरत का निशान बन गया है। यहाँ तक हमने इसके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद, वर्ड्स मीनिंग करने के बाद हमने इसकी
वर्ड्स मीनिंग करने के बाद हमने इसका जो काम किया था वो था दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि आपकी कोर्ट की जो ये जो है नज़म काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं और मैंने एक मरतबा आपको ग्रुप पे भी इसका जो है ओरल लिया था, वो लिया था, डिक्टेशन जो लिया था, इमला लिया था, तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो दुरुस्त जवाबात हैं वो मैंने कहा था कि आप ख़ुद भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ख़ुद भी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो नज़म करी थी इसकी हमने पहले और तीसरे और आखिरी शेर का मतलब लिखा था, तशरीह की थी हमने यहाँ पे। जिस तरह आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ की तशरीह करते हैं, किसी भी नज़म की या किसी भी गज़ल की हम तशरीह करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस शेर का हवाला देते हैं, हम उस शेर के बारे में बताते हैं कि ये शेर किसने लिखा है और किस नज़म से लिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसी चीज़ को लेकर हम चलते हुए हमने यहाँ पर लिखा, अपने उस शेर को लिखा था। उसके बाद फिर हमने लिखा ये नज़म सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखी है। इसमें एक लुंडे के कोट का जिक्र कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में उन्होंने ये कोट लुंडा से ख़रीदा है। ये बहुत मज़बूत कोट है और ये आसानी से फटने वाला नहीं है। हमने सिर्फ इसके 2 लफ्ज़ों की जो 2 लाइनें थी, हमने सिर्फ उनका मतलब बताया है। उसके बाद हमारा जो तीसरा शेर था वो है बड़ा बुज़ुर्ग है, यह आज़मूदा कार है, ये किसी मरे हुए गोरे की यादगार है। यहाँ पर हमने हवाला नहीं लिखा क्योंकि हम एक मरतबा हवाला लिख चुके हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये हवाला आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी में कर रहे हैं बच्चों तो फिर आपको हवाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने इसका हवाला लिखा था, इस कोट के पुरानेपन को शायर बुज़ुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं। जिस तरह हमारे लिए बुज़ुर्ग बड़ा सरमाया और तजुर्बाकार होते हैं, इस तरह ये कोट भी किसी पुराने मरे हुए अंग्रेज़ की यादगार है। हमने सिर्फ ये 3 लाइन्स की, अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिखना चाहते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ आपको इस जो 2 शेर हैं, इनका जो एक शेर है इसका हमने आपको 3 लाइनों का हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। उसके बाद जो बच्चों आखिरी शेर था वो था, गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोड, ख़रीदो इसको कि इबरत का इस सबक है ये कोड। अब यहाँ पर गुज़िश्ता जो होता है वो होता है पुराना गुज़रा हुआ वक्त। शायर इस कोड में शायर इस शेर में इस कोड को इबरत का ऐसा निशान बता रहे हैं कि जैसे ये कोड सदियों की तारीख से वाबस्ता है और इसकी खस्ता हाली इबरत का निशान है। यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया था। हमने सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे बच्चों, और हमने इसकी तफ़हीम किए थे, और उसके अलावा हमने इसकी वर्ड्स मीनिंग की थी, और हमारी ये जो नज़म है ये हमारी ख़त्म हो गई थी। हमारा ये काम मुकम्मल हो गया था। मंथ ऑफ जनवरी में जो हमारा दूसरा सबक था, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारी मंथ ऑफ जनवरी का जो दूसरा सबक था उसका नाम था अदब की अहमियत। अदब की अहमियत हमारा जो हमारी उर्दू की किताब में है मंथ ऑफ जनवरी में, उसका सफ़ा नंबर 78, अदब की अहमियत। यहाँ पर बच्चों आपको मैंने सबक की रीडिंग करके बताई थी, ये वो अदब नहीं है जो हम 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है जिसके मायने रिस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पर अदब की किताबें हैं, तहरीरें हैं जो कि उर्दू में एक वलवला अंगेज़ जो लिखारी होते हैं, जो लिखते हैं किसी भी चीज़ को, अदीब होते हैं। यहाँ पर हमने उस सबक जो हमारा सबक है अदब की अहमियत, उससे है मुराद है। अदब के पहले मायनों का ताल्लुक हर फ़र्द से होता है, जैसे कि बा अदब बानसीब, बे अदब बेनसीब, जबकि अदब के दूसरे मायनों का ताल्लुक हर फ़र्द से नहीं होता, लेकिन हर शख्स उससे फ़ायदा ज़रूर उठाता है, क्योंकि अदब जो है वो एक ऐसी उम्दा तहरीर होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होता है और उससे हमें मुताल्ले का शौक़ भी पैदा होता है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अदब इंसानी ज़िंदगी में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ पर जो अदब है वो माशरे की सही तस्वीर कशी करता है, मतलब हमें दिखाता है, जिससे लोगों के असली चेहरे और माशरे के जो हक़ाइक़ होते हैं, माशरती हक़ाइक़ जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और उनका इदराक हम पर होता है, इनका इंकिशाफ हम पर होता है।
अदबी तहरीर लिखने वालों को हम क्या कहते हैं? हम उनको अदीब भी कहते हैं और मुसन्निफ भी कहते हैं। जो लिखने वाले होते हैं हम उनको मुसन्निफ भी कहते हैं। चूँकि अदीब भी हमारे माशरे का एक फ़र्द होता है और वो एक हसास दिल और दिमाग का मालिक होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बारीकियों से और देख रहा होता है। तो वो जो अदीब होता है वो हमारे माशरे का एक बहुत हसास किरदार होता है। तो हमने अपने किताब का सफ़ा नंबर 78 पर अदब की अहमियत की रीडिंग की थी। हमने इसका टाइटल पेज बनाया था और हमने इसके हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे और हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आए हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो हमने इसके सवाल जवाब किए थे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमने इसके कौन से वर्ड्स मीनिंग किए थे और हमने इसके कौन से सवाल जवाब किए थे। यहाँ पे हमने अदब की अहमियत में जो मुश्किल अल्फाज किए थे बच्चों, वो था आसूदगी। आसूदगी का मतलब होता है आराम। चैन, इंकिशाफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर ज़ाहिर होना। अक्कास का मतलब होता है अक्स पेश करना, सामने जो भी चीज़ें होती हैं उनको दिखाना। मुस्तमिर, इस्तेमाल की जमा। यहाँ पर हमने जो देखा था लफ्ज़ अदब 2 मायनों में मुस्तमिल है, मतलब 2, एक तो रिस्पेक्ट होता है एक अदब, ठीक है, एक अदब जो होता है वो रिस्पेक्ट होता है और दूसरा अदब क्या होता है बच्चों? वो होता है तहरीर। जो हमारी जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं हम उनको भी अदब कहते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा उर्दू अदब। उर्दू अदब जो होता है वो दुनिया की, वैसे तो दुनिया की हर ज़बान में लिखा जाता है, अरबी में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में, चीनी में, जर्मन में, हर ज़बान में लिखा जाता है। लेकिन अदबी तहरीर के लिए ज़बान पर महारत का होना ज़रूरी है। जैसे कि जिस भी आप ज़बान में लिख रहे हैं तो उस ज़बान पर आपको कमान होना चाहिए, आपको उस ज़बान पर आपको अच्छे तरीके से बहुत महारत होनी चाहिए। इसके अलावा हर तहरीर अदबी तहरीर नहीं होती। अदबी तहरीर वही होती है जिसमें हम मुआशरे की सच्चाई को देखते हैं और इंसानी जज्बात को देखते हैं। अदब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है, हर शोबे से, मतलब वो साइंसी हो, मज़हबी हो, जुग़राफ़ी हो, नफ्सियाती हो, कोई सा भी हो, वो ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। उर्दू में जो भी हम लिखते हैं वलवला अंगेज़, जो हमारे यहाँ बहुत सारे अदीब जो मौजूद हैं, जो बहुत सारे जो मशहूर हैं, जिन्होंने अपने तसनीफ़ की हैं, किताबें लिखी हैं, उनमें आपने नाम सुने होंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अक्सर आपने कुतुब पढ़ी होंगी, नज़म सबक पढ़े होंगे आपने। सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, मौलाना शिबली नौमानी हैं और जोश मली आबादी हैं, सर सैयद हैं, अल्लामा इकबाल हैं। ये जो हैं उर्दू अदब में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़िदमात की हैं, इन्होंने उर्दू अदब की। और इनकी जो शायरी है, जो शायरों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल हैं, हमारे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, इन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए आज़ादी की एक नई रूप हो की थी नौजवान नस्ल में। तो ये उनके बारे में है, ये जो सबक है हमारा अदब की अहमियत, ये उनके बारे में है, ये अदबी तहरीरों के बारे में। तो बच्चों हमने इसका जो काम किया था, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद हमने इसकी वर्ड्स मीनिंग की थी, हमने इसके कुछ मुश्किल अल्फाज किए थे। पहला लफ्ज़ था आसूदगी, आराम और चैन। इंकिशाफ का मतलब ज़ाहिर होना, अक्कास का मतलब अक्स पेश करना, मुस्तमिल का मतलब इस्तेमाल की जमा, ज़हनी व कल्बी दिमाग व दिल। महारत का मतलब होता है उबूर हासिल होना किसी भी चीज़ पे। तदाक का मतलब रोकथाम। वलवला अंगेज़ का मतलब होता है जोश और जज्बा। उसके बाद हमने बच्चों यहाँ पर इसके कुछ सवाल जवाब किए थे। सवाल जवाब में हमने सबसे पहला सवाल किया था अदब की क्या खूबी है। अदब से ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये एक ऐसी उम्दा तहरीर होती है जिससे ज़हनी व कल्बी आसूदगी हासिल होती है और इससे मुताल्ले का शौक़ भी पैदा होता है। हमने सिर्फ इसका ये जवाब लिखा था। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था बच्चों अदब किन दो सूरतों में तख्लीक होता है। तो इसका जवाब हमने लिखा था लफ्ज़ अदब 2 मायनों में मुस्तमिल है, मतलब इस्तेमाल होता है। एक इज़्ज़त और एहतराम के मायनों में, जिसे कि हम अंग्रेज़ी में रिस्पेक्ट कहते हैं, और दूसरी ऐसी तहरीर जिसमें इंसानी एहसासात, जज्बात और ख़यालात पेश किए जाएं, इसे अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहा जाता है। अदबी तहरीर वो होती है जिसमें मुआशरती सच्चाई को उम्दगी से बयान करने के साथ साथ इंसानी जज्बात और तासुरात को बेहतर अंदाज से पेश किया गया हो। उसके बाद हमारा सवाल था
इंसानी ज़िंदगी में अदब की क्या अहमियत है? हमने इसका जवाब लिखा था, इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी अहमियत है, क्योंकि अदब मुआशरे का अक्कास होता है, लिहाजा वो मुआशरे की सही तस्वीर कशी करता है, मतलब दिखाता है वो मुआशरे को, लोगों को मुआशरा जो दिखा रहा होता है वो उसकी बिल्कुल सही जो अक्कासी कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो हमारे जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वो बहुत हसास दिल के मालिक होते हैं।